नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। गोरखपुर मठ में जो हमला किया मुर्तजा ने, उसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब आईएसआईएस का जो एक वीडियो सामने आया है, जहां आईएसआईएस का जो आतंकी है, आतंकी संगठन का जो आतंकी बांका लिए नजर आ रहा है, जिस बांके से उसने हमला किया मुर्तजा ने, वो बांका आईएसआईएस के वीडियो में नजर आ रहा है। इसके अलावा सियासत भी तेज हो गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे, मुर्तजा के बांके का आईएसआईएस कनेक्शन। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले तक मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपये भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी। आपको बता दें, कोर्ट रिमांड हासिल कर एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ ले आई है। लखनऊ में ही पूछताछ चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद से ही एटीएस, एसटीएफ और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतिदिन इसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, मुर्तजा के आतंकी संगठनों से संपर्क की जांच के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आईएसआईएस के आतंकी के हाथ में वैसा ही हथियार नजर आ रहा है जैसा मुर्तजा ने अपने हाथ में रखा था, यानी कि बांका। 25 मार्च को आईएस इंडिया नाम के संगठन की ओर से जारी किए गए इस वीडियो के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मुर्तजा कहीं आईएसआईएस का मोहरा है। यह भी खुलासा हुआ है कि मुर्तजा आईएसआईएस से जुड़े वीडियो देखता था। अब जांच एजेंसियां इस हमले के आईएसआईएस कनेक्शन की जांच कर रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की, वो अब तक क्या कर रही थी। क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा ने गोरखनाथ पीठ पर हमला बोला है, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि मठ का संबंध सीधे तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है, जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, वो किसी से छिपी नहीं है। वो देश के साथ साथ विश्व में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के आरोपी मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है। उसमें उसने मुसलमानों पर जुल्म, सीएए, एनआरसी और कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर गुस्से की बात कही। क्या कुछ कहा मुर्तजा ने, आपको सुना देते हैं। के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई। उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर बताया, 7 पार्क रोड, 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट पर लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी, इधर सब तरह का सामान खरीद सकते। कार्बन के बगल में, कार्बन के बगल में तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन ये भी नहीं
हिम्मत टूटने। अब आपको हम सुना देते हैं कि इस वीडियो के आने के बाद क्या कुछ कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सर, उसके मेंटल स्टेटस को लेकर के भी कुछ इश्यूज हैं, क्या इसको वेरीफाई कराया गया है कि वो ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है? जी, जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें अगर अभियुक्त के द्वारा बताई जाती हैं तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन एक्सपर्ट के द्वारा ही कराया जाएगा और वही चीज़ें माननीय न्यायालय में मान्य होती हैं। उसके विदेश यात्राओं के संबंध में सर क्या जानकारी मिल रही है? सभी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है या पूछताछ के दौरान आ रही हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे की जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, एक और सवाल लेना चाहेंगे कि 2012 से लेकर 2015 के बीच में ये बताया गया है कि ये जो अभियुक्त है ये नेपाल के बैंकों के द्वारा सीरिया में फंडिंग करता था, क्या इसकी कोई पुष्टि हो पाई है? नहीं, अभी इस तरह की कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं तथा पूछताछ के दौरान प्रकाश में आ रहे हैं सभी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे तथा उस संबंध में आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। और उधर इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को मनोरोगी बताते हुए उसका बचाव किया। उन्होंने बुधवार को कहा उसके पिता ने बताया था कि उसे एक मानसिक समस्या है। इस तरह के बाइपोलर मुद्दे से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया, वो भी आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान पे खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता हूं। को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो अब तक क्या कर रही थी कि मुर्तजा ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो है उसका जो गुस्सा है, और क्या इसके पीछे और भी कई सारे लोग हैं, तमाम सारे सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ महेश चंद्र द्विवेदी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, बेदाग छवि, अपने काम के लिए आज भी याद किए जाते हैं, और जो आपने अपने सेवा कार्य के दौरान, जो सेवा काल के दौरान जो आपने बेहतरीन पुलिसिंग की, उसके लिए आज भी आपको लोग याद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में महेश चंद्र जी आपका। साथ ही साथ आचार्य प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रदीप तिवारी जी आपका भी स्वागत है। चंद्रमोहन चौबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद्रमोहन जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार, कई सालों का आपको अनुभव है। दिलीप अग्निहोत्री जी, सर स्वागत है आपका।
वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने, कई वर्षों आपने काम किया है, जमीन के मुद्दों को बारीकी से समझते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले महेश चंद्र जी, आप ही के पास आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 तारीख को वो मुर्तजा के घर गई थी और उसके बाद ये 4 तारीख को घटना हो जाती है। एटीएस जो है, तो एटीएस पर सवाल उठना तो लाजमी है कि 2 दिन पहले आप घर जाते हैं, उसके बाद वो मठ पहुंच जाता है और उस मठ में जिसका सीधा नाता सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञात नहीं है कि सुरक्षा एजेंसी उसके घर गई थी, वेरीफाइड फैक्ट है कि नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जाना और फिर होने से कुछ सस्पिशन जरूर पैदा होगा किसी भी के खिलाफ पे, शायद घटना में कुछ मतलब अविश्वसनीयता में कुछ कमी हो, परंतु मुझे तथ्य ज्ञात नहीं कि आपको बता रहे हैं, मैं इस विषय में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता जी। लेकिन महेश चंद्र जी, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि हम 2 तारीख को 2 दिन पहले उसके घर गए थे और उसके बाद से बात सामने आई, वो डरा हुआ था, परेशान सा था। अगर आप पहले गए थे, आपकी लिस्ट में उसका नाम शामिल था, तो उसके पहले उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब तक कोई अपराध न हो जाए तब तक गिरफ्तार करना जो है, जब यह बहुत ही निश्चित ऐसी सूचना हो कि अपराध करने जा रहा है तब तो गिरफ्तार किया जा सकता है। अन्यथा बहुत सी इंटेलिजेंस वो हर त्योहार के पहले और हर कोई किसी विशेष कार्यक्रम के पहले आती है। वीआईपी के वक्त में भी बहुत सी इंटेलिजेंस आती है, लेकिन सब पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कुछ का वेरिफिकेशन जरूर किया जाता है। हो सकता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां गई हों उन्हें ऐसा खतरा न महसूस हुआ हो कि इस व्यक्ति से कोई खतरा हो सकता है, उन्होंने बातचीत करके उन्हें नहीं ऐसा लगा होगा, इस कारण से गिरफ्तार नहीं किया होगा जी। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। चंद्रमोहन जी, अब सियासत भी तेज हो गई है, अखिलेश यादव उसे कह रहे हैं मनोरोगी है, और वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि जो आतंकवादी होते हैं वो मनोरोगी ही होते हैं। जी, देखिए इनका अगर बयान देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर उन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनको इस तरह आतंकवादियों के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, उनके मतलब एक प्रकार से उनके पक्ष में ही मनोरोगी बोलकर, यानी कि वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आतंकवादी वो नहीं है या उसकी किसी भी संलिप्त इसमें है नहीं, कहीं भी वो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त नहीं था, या कहीं भी वो उसका जो है जो नेपाल से संबंध आ रहा है या अन्य देश के अन्य आतंकवादी संगठनों से जो संबंध उसका दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर वो पर्दा डाल रहे हैं। और देखिए, वो उनका दोष नहीं है, उनकी मानसिकता, उनकी पार्टी की विचारधारा ही ये बन गई है कि वो चाहे आतंकवादी, इससे पहले भी यहाँ पर आतंकवादियों पर से उन्होंने मुकदमे वापस लिए थे। इन्होंने जो है यहाँ तक कि एक ही साथ 22 पुलिस कर्मियों पर उल्टा एफआईआर कर दिया था। एक आतंकवादी की बाराबंकी से लखनऊ लाते वक्त जब लाया जा रहा था पेशी के दौरान, तो उसके ऊपर उल्टा उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही मुकदमा लगा दिया था। तो उनकी मानसिकता अगर आप देखेंगे तो चाहे अक्षरधाम पर हो या फिर जो है अदालत पर हमले करने वाले लोग हों, उनको वो उनकी मानसिकता बन गई है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरे पैदा कर रहे हैं, उनके प्रति इस प्रकार की सहानुभूति रखना, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा बोलना, उनको इस प्रकार से बचाना, ये बहुत ही निंदनीय और इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आचार्य प्रदीप तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य प्रदीप तिवारी, आपके पास आएंगे। ये माने कि जो ये हमला करने की कोशिश की गई है, 2 पीएसी जवानों पर हमला तो उसने किया है, ये मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना था, मठ पर निशाना था, या फिर सीधे सीधे हिंदुत्व पर नाराजगी थी, हिंदुत्व पर निशाना था? देखिए, आज के ये पीछे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक धर्म के विशेष लोग जो है सनातन धर्म
को टारगेट करते हुए चले जा रहे हैं, वचनों से और अपनी गतिविधियों से, जिसमें हमारे मंदिर नहीं सुरक्षित बचे, हमारे धार्मिक तीर्थ नहीं सुरक्षित बचे। तो ये पता नहीं कौन सा एक पैटर्न चल दिया। जी अपनी बात कहिए आप। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। क्या आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। प्रदीप तिवारी जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। जो मेरा मानना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बाहरी ताकत, यानी आतंकवादी, जैसे हम कह सकते हैं जो आतंकवादी मुल्क हैं उनका विशेष योगदान है, ये तो मैं मानता हूँ। और ये विशेष करके हमारे जो धार्मिक पुरुष हैं, जो धार्मिक भावनाओं में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया जा रहा है ताकि देश का माहौल बिगड़े, एक धर्म विशेष दूसरे धर्म विशेष से लड़े। ये बाहर से, मेरा तो ये मानना है, ये पूरा जो प्लान है ये बाहर से है। ठीक है, दिलीप अग्निहोत्री जी हमारे से बने हुए हैं। दिलीप जी, ये जो हमला हुआ है उसके बाद जो सियासत हो रही, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि ये मनोरोगी है, क्या जरूरत थी अखिलेश यादव को बयान देने की? देखिए, मैं मामला पूछताछ चल रही है, पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है, आतंकी हमला है जो भी है, तो अखिलेश यादव का जो बयान, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मैं ये मानता हूं कि इस समय इस पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। जहां तक सुरक्षा बलों का, पुलिस की बात है, तो हम लोगों के बीच में एक बहुत विशेषज्ञ अनुभवी महेश जी हैं, उन्होंने जो कहा निश्चित रूप से उस सब काफी इनकी जानकारी के हिसाब से सही है, जितना उनको पता है। मैं मानता हूं कि अभी जैसा हमारे पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि यो मनोरोगी है कि नहीं, ये तो मेडिकल के लोग ही इसको वेरीफाई कर पाएंगे, तब बात होगी। तो इस समय बिना किसी जांच के और ये किसी को मनोरोगी कह देना, ये निश्चित रूप से बहुत ही, मैं इसको अनुचित मानता हूं कि इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट जैसा दे देना एक व्यक्ति को, कि इसमें जो तय हुआ अब तक बाकी जांच से पता चलेगा, उस विषय में मुझको कुछ भी नहीं कहना है। मैं केवल इसकी प्रारंभिक प्रथम दृष्टिया अगर आप इसको देखें तो एक हमला हुआ पीएसी के जवानों पे हुआ, और उस व्यक्ति ने किया जो कह रहा है कि वर्ग विशेष के साथ अन्याय हो रहा है, और उसको ये सब अगर मनोरोगी भी है, लेकिन सारी जानकारी जिस प्रकार से आ रही है, वो खुद कह रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, सीएए की बात कर रहा है, मतलब नागरिक संशोधन विधेयक की भी उसको जानकारी है, और भी कुछ उसने विषय उठाए, तो ये सब उसको जानकारी है। और तो ये ऐसा विषय है कि पूरी दुनिया में हम लोगों ने और यूरोप अमेरिका सब में देखा कि जहां पे आतंकी हमला होता है या कोई घटना होती है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष का एक स्वर होता है, और वो देश पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं कि कम से कम इस विषय पे हम एकजुट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस विषय को भी इस रूप में देखना चाहिए था, इसको पहले से मनोरोगी विशेष बता देना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को बहुत हल्के ढंग से उसका प्रतिक्रिया उसको मानता हूँ। क्योंकि जो मनोरोगी होता तो फिर क्यों गोरक्ष पीठ ही क्यों, जैसा आपने भी आपको बताया। बिल्कुल, और ये हमला चाहे वो गोरखनाथ पीठ पर हो या कहीं हो, अगर कोई हमला कर रहा है, कोई आरोपी है, उसमें उस बीच किसी राजनीतिक पार्टी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए अखिलेश यादव। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, बेदाग छवि के, और आज भी अपने काम के लिए याद किए जाते हैं, पूर्व आईपीएस राजेश राय जी। राजेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। राजेश जी, सवाल इस बात का है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जैसा कि हम जानकारी हमें मिल पा रही है कि 2 दिन पहले जब घटना हुई उसके एटीएस पहुंची थी उसके घर पर, और 2 दिन बाद ये घटना हो जाती है, क्या फेल्योर माने सुरक्षा एजेंसियों का? नहीं, इसको हम फेलियर इसलिए नहीं मान सकते कि उसके बारे में ये नहीं था कि गिरफ्तारी करने के लिए गए थे। बात केवल इतनी थी कि वो उसके बारे में ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि उसका जो अकाउंट था, उस अकाउंट से 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए कुछ दिए गए, आईएसआईएस को दिए गए। ये जो पैसे ट्रांसफर हुए बैंक में, जो ट्रांसफर हुए, जो
सस्पिशियस ट्रांसफर्स थे और जो उसकी जो गतिविधियां हैं, जो जिनसे वो बात कर रहा था, ISIs वालों से बात कर रहा था या जाकिर नायक को जो है फॉलो कर रहा था, तो इन चीजों पे जो इनपुट था इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, उसके आधार पर लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और उसके बारे में निश्चित रूप से मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम है उसके हिसाब से ये इनपुट वहां से मिला होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे कि वो यहाँ आया हुआ है, देख उस पर नजर रखी जाए कि कोई वो गड़बड़ ना करे। तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 लोग जो हो सकता है कि उसके जो है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रहे हों, वो वकील के गार्ड में उनके यहाँ गए कि हम नोटिस लेकर के आए कोई लोन की और इस तरह की बात। तो उसके जो चाचा या फिर पिताजी लोग जो मिले तो उन्होंने कहा नहीं वो है नहीं, और उसने जब देखा कि ये लोग आए हुए हैं तो वो भाग गया। भागने के बाद इन लोगों ने फिर जो है वो अपने चाचा की जो क्लिनिक होने थी वहां पे CCTV कैमरे में देखा कौन लोग थे। जब उसने देखा तो उसको जो है वो जो कदकाठी के हिसाब से वो लगे मजबूत किस्म के, तो उसको लगा कि ये तो पुलिस वाले लग रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि हमारा कहते हैं कि चोर का जी आधा, तो चूंकि उसके मन में चोर था, उसके मन में इस तरह की बातें थी, जो भी उसकी प्लानिंग और योजनाएं थी, तो वो डर के मारे निकल के वहां से भाग गया। और भागने के बाद वो छुपा, लेकिन इस छुपने के दौरान वो गया नेपाल गया और वहां गया। फिर उसने सोचा कि अगर ये मौका है हमारे पास, हो सकता है उसकी कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, हमको नहीं पता हम लोगों को, लेकिन वो जांच में आएगी बात। लेकिन उसने कहा जब हम आए हैं तो कुछ तो खरीदें, कुछ तो वादा किया तो कुछ तो खरीदें, तो अपना खुखरी खरीदा और ये सब किया उसने। और जिस तरह की बातें उससे आ रही हैं कि वो अपने जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर उनको मार करके, घायल करके, उनको खत्म भी करके उनसे राइफल छीनना चाहता था। अगर वो राइफल छीन लेता, दोनों बातें थी, उसका इरादा ये था कि राइफल छीन करके वो अंदर घुस जाता परिसर में तो उसको चला करके 2-4 लोगों को मार देता। और उसको ये भी विश्वास था कि मैं इतना करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। और इस घटना का इतना हंगामा मचेगा कि वो जो है शासन के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, पार्टी के, सबके लिए और पूरे देश में इसका जो है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये पता लगा कि रूस और यूक्रेन से जो घटना हो रही उससे ज्यादा उसको लोग छोड़ देंगे सब लोग, और सब लोग इसके ऊपर जुट जाएंगे। तो वो तो हमारे जो पुलिसकर्मी थे उन सबों की ये जाबाजी थी, जो उन्होंने उनको रोक लिया और चोट खा करके 40-40, 20-20 टाके लगे हैं दोनों को, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से करके उसको पकड़ लिया। और अगर मान लीजिए वो न भी इनको मार पाता, अगर ये मार देते तो जो जैसे भी हम सुन रहे थे तो बेचारा मनोरोगी था, यही नैरेटिव चल देता। अगर ये गोली मार देते पुलिस वाले तो यही नैरेटिव तुरंत चल देता। ये देखिए प्रशासन जो है इतना निर्दयी है और बेचारे एक विक्षिप्त आदमी को उसको लोगों ने, पुलिस वालों ने गोली मार दी, पता नहीं कितने दंगे हो जाते, पता नहीं क्या बवाल हो जाता। यहाँ तो जो हिजाब गैंग है और वो जो क्या कहते हैं शाहीन बाग गैंग है, जो वो NRC और CAA गैंग है, ये तो बैठे हुए ना लपकने के लिए। बिल्कुल, ये तो एक डर और खौफ जो है वो कायम करना चाहता था। आपके पास लौटेंगे सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं सर इस हमले को, इस घटना को? ये हमला मठ पर था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था, या फिर हिंदुत्व पर था? हिंदुत्व को लेकर एक नाराजगी थी, आक्रोश था? ये बात तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे हिंदुत्व था कि नहीं, लेकिन ये हमला जिस तरीके से गोरखपुर में हुआ है तो ये हमला काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी हो सकता था, ये हमला अयोध्या में भी हो सकता था, ये हमला कहीं भी हो सकता था। और ISIS की जो लोन वुल्फ अटैक पॉलिसी है, जो ये कर चुके हैं फ्रांस में भी, जो उन्होंने भीड़ के ऊपर तक चढ़ा दिया था, ऐसी घटना ग्लासगो में भी हो चुकी है, ब्रिटेन में। उसमें एक आदमी पकड़ा गया था जो कि बैंगलोर का था, वो भारतीय नागरिक था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब तक ISIS के लिए रिक्रूटमेंट केरल से होता था और बहुत से लोग केरल से अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया गए थे। लेकिन अब ISIS का एक मॉड्यूल, जिसका मतलब ये है कि यूपी में भी सक्रिय है, उसके लोकल हैंडलर्स हैं, उसके पास लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, उसके लोकल उसके पास उसका एक यहाँ पे मजबूत एक स्लीपर सेल, एक मॉड्यूल है। तो यूपी तक ये पहुंच गया। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान जो ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में गजवाए हिंद की साजिश हो रही है, वो आरोप हवा में नहीं था, वो बेबुनियाद नहीं था। अब सामने आ गया, आपके सामने जो हुआ है। और जिस तरीके से उसने ये कहा जा रहा है कि साहब वो बाइपोलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है,
तो ये आतंकवादियों की एक नई रणनीति हो सकती है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद विक्टिम कार्ड प्ले करो, कहो हम तो मानसिक रोगी हैं, हम बीमार हैं। उसको जो है नंदता कानून के बारे में मालूम है, उसको एनआरसी के बारे में मालूम है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो अभी तक कानूनी नहीं बना है उसको उसके बारे में मालूम है, उसको जो है कर्नाटक की हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में मालूम है, और भी लंबी लिस्ट उसने गिनाई है। तो वो बहुत ही एक मजे हुए आतंकवादी की तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि साहब मैं तो विक्टिम हूँ। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसी विक्टिम नैरेटिव को एक ट्विटर पे चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी 7 दिन का रिमांड है, अभी उसमें कम से कम 5 दिन बाकी हैं। लेट इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस, लेट ऑल द इश्यूज कम आउट। अभी चुनाव संपन्न हुए 1 महीना नहीं हुआ है, अभी सरकार बने 2 हफ्ता हुआ है। आखिरकार ये क्या करना चाहते थे यूपी में? क्यों बिल्कुल बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और अभी भी पूछताछ चल रही और नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं मुर्तजा की। मुर्तजा का जो हथियार था, जो बांका था, उसका वीडियो आज आईएसआईएस की तरफ से आया है सामने, जहां पर उसका जो आतंकी है वो भी बांका लिए नजर आ रहा है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें सामने आ रही थी कि आतंकी संगठनों से बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे वो जाकिर नायक हो या फिर बाकी आतंकी संगठन, वो बात साफ नजर अब आने लगी है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महेश चंद्र द्विवेदी जी के पास आएंगे। महेश जी, जैसा कि ब्रेक से पहले राजेश जी ने कहा कि जिस तरह से वो पहुंचा था मठ के अंदर, कोई डर कोई खौफ नहीं था उसके अंदर, और अगर इस तरह के और भी लोग हैं हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में तो एक चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए और हम सब के लिए। देखिए, जो भी जिहादी है वो हाइपर तो है ही, मेंटली हाइपर पर्सन ही जिहादी हो सकता है, जो अपनी जान देकर दूसरों की, निर्दोष व्यक्तियों की जान लेता हो। तो ये कहना कि ये बाइपोलर है, बाइपोलर और एडवांस बात हो जाती है। अगर बाइपोलर है तो मस्जिद पे क्यों नहीं आक्रमण किया? अगर पागल है तो मस्जिद पे कभी आक्रमण किया? मस्जिद के खिलाफ कभी नारे लगाए? केवल हिंदुओं के या मंदिर पर ही क्यों करता है? और बाइपोलर होने पर भी अपराध कम नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल ये था कि वो इस्लाम के वर्चस्व को कायम करना चाहता है, जो कि गजवातुल हिंद का अल्टीमेट एम है। और अगर कहीं अगर कुछ घटना हो जाती यहाँ पर
तो ये हो जाता कि देखिए हिंदू लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, और उसकी वजह से कम्युनल राइट से कुछ भी हो सकता था। तो व्यक्ति निश्चित रूप से चाहे मनोरोगी है या नहीं है, प्रश्न यह है कि वो एक वन डायरेक्शनल उसका एम है कि हमें इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना है किसी भी तरह, चाहे अपनी जान देकर करना है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी ऐसे क्रिमिनल, आतंकवादी क्रिमिनल के खिलाफ होता है। इज एज डेंजरस एज एनीबडी एल्स। वो चाहे पागल है चाहे नहीं है, दो स्थितियों में उतना ही डेंजरस है। पागल का जहाँ तक सवाल है वो तो डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि है या नहीं, लेकिन खतरनाक उतना ही है ये व्यक्ति। तो सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि डिटेल में जाए, लेकिन ये IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट बताया जाता है, तो उस हालत में अगर वो वहाँ से उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो सामान्य इंटेलिजेंस से तो ऊपर की इंटेलिजेंस का आदमी है ही। और ऐसा देखा गया है, चाहे 9/11 की घटना हो और चाहे जो ग्लासगो में बम फेंका गया था वो घटना हो, इन सब में डॉक्टर इंजीनियर टाइप के बड़े पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व होते रहे हैं और उनको मोटिवेट किया जाता है ISIS से या दूसरी जो इस्लामिक संगठन है उनके द्वारा। तो ये उनमें उस कड़ी में एक अगली कड़ी है, और भारत में भी ऐसे लोगों पर ध्यान रखना चाहिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं। वो एक IAS अफसर ने कश्मीर रिजाइन कर दिया था, जो टॉपर था या सेकंड था, उसने कुछ दिन पहले रिजाइन किया था और जाके पॉलिटिक्स में पड़ गया। तो ऐसे लोगों पर बहुत सख्त नजर की आवश्यकता है और इससे इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल महेश जी, और हाल के दिनों में हमने देखा है कि बहुत से सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तमाम अच्छे संस्थानों से पास आउट, उनको निशाना बनाया जाता है। तो इसके लिए भी कि एक टीम काम कर रही, विदेशी टीम है या हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसा गैंग बनाकर, टीम बनाकर वर्क कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो अच्छी पढ़ाई की है, टैलेंटेड लोग हैं, उनको अपनी टीम से जोड़ा जाए। यहाँ पर ये वो लोग जो ISIS या दूसरी संस्थाएं तभी सफल हो सकती है जब यहाँ के कुछ लोग उसमें सहयोग करें। महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर लें। महेश जी की आवाज नहीं आ रही, वापस उनके पास आने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन जी के पास आएंगे। चंद्रमोहन जी, ये जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये लोकप्रियता का असर है जो सीधे वो मठ पहुंच जाता है? हेलो चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है हमारी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 चंद्रमोहन जी, सवाल यह है कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय से देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, ये बात कहने से गुरेज नहीं होगा कि देश के साथ साथ विश्व में इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये जो हमला था मठ में, सीधे तौर पर निशाना बनाना योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को, जी देखिए, ये जो हमला किया मुर्तजा ने, ये उन लोगों की हताशा और निराशा है जो जान रहे कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था अब चुस्त दुरुस्त हो चुकी है, और ऐसे लोग जो कि इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनका जो है अब यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थान उनके लिए बचा नहीं है। तो वो इसी हताशा में, निराशा में, और अब जो भी लोग इनके साथ हैं वो सब लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे, यहाँ की सरकार को किस प्रकार से बदनाम करे। और देखिए, जिस प्रकार, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से रोगी है, मानसिक रोगी है, और अरे मानसिक रोगी कैसे है? उसके साजिश देखिए, उसके शब्दों में साजिश की बू आ रही है कि वो कह रहा, मार रहा है और कह रहा कि इस देश में अल्पसंख्यक जो है खतरे में है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
तो ये वही मानसिकता है जैसा कि अब अभी जो है आदरणीय राजेश राय जी और महेश चंद्र जी जो भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो लिबरल गैंग है, जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, जो आतंकवादियों के प्रति आंसू बहाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे वापस उनसे लेते हैं, ये इन लोगों के सरपरस्ती में ये उनके बढ़ावे का ही असर है कि आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि इस तरह की सरकार ना तो केंद्र में है जो इन लोगों के ऊपर सहानुभूति दिखाए, इनके लिए रोए और कहे कि बाटला केस जो हुआ था उसके ऊपर जो है एक राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रो रही थी, उनके नेता रो रहे थे, प्रधानमंत्री को दुखी हो रहा था और यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ दुखी हो रहे थे। तो अब इस प्रकार की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है और ये जो भी लोग हैं अभी भी सावधान हो जाएं और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की साजिश करने के बारे में सोचना बंद कर दें, अन्यथा उनका हश्र बहुत बुरा होगा। आचार्य प्रदीप तिवारी जी के पास आएंगे, उससे पहले महेश जी के पास आएंगे। महेश जी की बात अधूरी रह गई थी। महेश जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। कह रहा हूं कि इस मुर्तजा के विषय में एक नेपाल का कनेक्शन भी आया है। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल में दुर्भाग्यवश जो फंडामेंटल इस्लामिस्ट है ये आज से नहीं, आज से 25 साल पहले से भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है और वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पर डायरेक्टली उसको सपोर्ट करती है, पैसा देती है। ये बात बहुत पहले आ चुकी है। जब हमारा प्लेन, आपको याद होगा जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो काठमांडू से चला था और वो जो कराची में गया था प्लेन और जिसकी वजह से कुछ हमारे एक्सचेंज हुआ कई क्रिमिनल्स का, आतंकियों का। और उसके बाद जब मैं डीजीपी था 2000 में तो साबरमती एक्सप्रेस में बम्बार्डमेंट हुआ था फैजाबाद के पास में, उसमें बम फोड़ा गया था और कई लोग मारे भी गए थे। और तब भी जो लोग पकड़े गए और जो पता चले वो यही पता चले कि वो नेपाल की पाकिस्तान एम्बेसी से पैसे लेके और वहां से चल के आए थे। इस आदमी का नेपाल कनेक्शन होना भी ये शो करता है ये पाकिस्तान से या कोई दूसरे इस्लामिक कंट्री के एम्बेसी से कहीं से इसका कनेक्शन था, वहां से ये इंस्टिगेट और सपोर्ट किया जाता रहा। और दूसरे उसका ग्रेजुएट होना और जो ऐसा मतलब जो उसका एक्शन है उससे स्पष्ट होता है कि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कहीं से गाइडेड। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। आचार्य प्रदीप तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जो ये हमला हुआ है, हिंदुत्व को लेकर एक अलग राय बन रही कुछ वर्ग विशेष की अगर बात करें तो हिंदुत्व क्या है इसको समझाने की जरूरत है सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। उनको ये ना लगे हिंदुत्व जो है वो खराब है, गलत है, ये हमारे लिए खतरे की बात है और राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी, तो मानना चाहिए हर समय टारगेट राजनीतिक पार्टी में कुछ परसेंट लोग। देखिए हर जो है समुदाय में, हर धर्म में 4% कट्टरवादी होते हैं। अब ये 4% कट्टरवादी मिलकर विपक्ष पर एक सवाल ये बिगाड़ने की कोशिश के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद आपका। और अगर आप सत्येंद्र के सदस्य नहीं बन, हम चाहेंगे प्रदीप तिवारी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। मैंने कहा कि 4% हर धर्म में कट्टरवादी होते हैं। अब ये कट्टरवादी एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, ये जो है सोचने का विषय कि ऐसा क्यों है और ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये ज्यादा क्यों बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो आज तो योगी जी का मठ था, एक साधारण मंदिर भी हो सकता है। अगर साधारण मंदिर होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? वहां तो पुलिस वाले थे, यहाँ तो मंदिरों में बेचारे पंडित पुजारी हमारे सीधे साधे रहते हैं, तब क्या होगा? तो ये सोचने का विषय है और उसको समाज को सोचना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है। हम हमारे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो सद्भाव है, हिंदू में हिंसा है ही नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म से तो किसी को खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक विशेष दुष्प्रचार किया जा रहा है, कोई चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कोई
चाहे वे कोई विशेष एजेंडे की तरह कोई संस्थाएं बनी हो, वो दुष्प्रचार तड़ा करती चली जा रही कि नहीं हिंदू से खतरा, हिंदू से खतरा। भाई हिंदू से कौन सा खतरा हो सकता है? आज भी पुराने 600 साल 700 साल पहले से जब से मुस्लिम आए तब से लोग रहते थे, तब नहीं खतरा था। आज हिंदू से क्यों खतरा हो गया? आज हिंदू कौन सा? और अभी भी देखा जाए हमारे 5 साल पीछे योगी जी के निकले, कहीं बताइए हिंदू मुस्लिम कहीं हुआ हो? कहीं नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जैसे अभी कुछ माननीय लोगों ने कहा कि ये बाहर से लोगों का ISI है और दूसरे इस्लामिक संगठन है, ये ऐसे 4% को पकड़ती हैं जिनको पाठ पढ़ाती हैं कि धर्म से। अभी सुनने को कुछ मिल रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उसको ये बताया गया था कि आपको बहुत सारी हूरें मिलेगी, आपको स्वर्ग में वहाँ जन्नत में मिलेगा, आपको जो हम लोग स्वर्ग कहते हैं वो लोग जन्नत कहते हैं, जन्नत प्राप्त होगी। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में डाली। और सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे, अब पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये दिमाग में डाला जाना और वे खुद ना समझ पाए और जाकर के कहीं पर चक्कू चला दें, कहीं पर छुरी चला दें, कहीं विस्फोट कर दें, तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है। इस पर तो मैं कहूंगा कि शासन प्रशासन को और सख्त होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि भविष्य में जो छोटे मंदिर हैं, छोटे धर्म स्थान हैं, धर्मशालाएं हैं, वे कम से कम सुरक्षित रहे। मुझे तो अब आगे ऐसी घटना सुन करके ये मुझे 5, 6, 7 सालों में ये पहली घटना ऐसी हुई है जिसमें एक ISI, जैसे मैं देखता था बाहर फ्रांस में देखता था, सुनता था कि वहां पर लोगों ने जो है किसी एक समूह को मार दिया। वैसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुआ था। ये पहली घटना ऐसी हो रही है, तो ये बहुत दुखद है। इस पर निश्चित ही राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, इसको विशेष जो है सीरियस होकर के सभी पार्टियों को और सभी समाज के सभी वर्गों को, सबसे ज्यादा तो सामाजिक हमारा और सनातन धर्म, अन्य धर्म, ये सभी जो धर्म उपदेशक हैं उनको जो है अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए कि देखिए ऐसा कुछ नहीं, भाईचारे से ही पूरा देश चलता है और भाईचारा ही हमारा देश है, भारत भाईचारे के लिए। और ये काम किसी एक को नहीं करना चाहिए, दोनों ही वर्गों के लोग, सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलकर इस दिशा की तरफ बढ़ें, समझें कि आखिर जो विचारधारा इस वक्त पैदा हो रही है युवाओं में, वो भी पढ़े लिखे युवाओं में, बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। दिलीप अग्निहोत्री जी आपके पास आएंगे। ये जो हमला हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, जैसा कि उसने कहा कि CAA NRC इस वजह से नाराज था, या फिर हिंदुत्व को लेकर इसको एक नाराजगी थी जो मठ पर उसने हमला किया है? ठीक बात। इस घटना को हम पिछली कई घटनाओं से जोड़ते हुए देखना चाहेंगे और जैसा कि इस आरोपी ने भी बड़ी समझदारी के जो अपनी एक समझ इसने दिखाई है, लोग इसको कह रहे हैं मनोरोगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह के मुद्दे इसने उठाए हैं वो आप अगर पिछले भारत में कुछ तरह के राजनीतिक विषयों पर आप चर्चा करें तो आप देखेंगे वही मुद्दे हैं। जैसे उसने CAA की बात कही तो ये विषय था नागरिकता देने का, लेकिन भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने ये मुद्दा उठाया कि वो राजनीतिक नागरिकता छीनने का मुद्दा है और वर्ग विशेष की नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी देने का कानून था नागरिकता और उसको छीनने का विषय बनाकर और देश भर में आंदोलन किया, शाहीन बाग, लखनऊ में भी घंटाघर, ये सब चला। फिर आया हिजाब प्रकरण। आप देखें कि कहीं भी निकलने के लिए हमारी माताओं बहनों मुस्लिम जो हैं कहीं हिजाब पे रोक नहीं है, लेकिन प्रत्येक स्कूल में एक अंदर उसका यूनिफॉर्म होता है, वो समानता के भाव के लिए होता है, तो इसको एक अनावश्यक रूप से मुद्दा उठाया गया। ये विषय भी आंदोलन का हुआ। अब आप देखिए जो पाकिस्तान से ISIS की जो बातें चल रही वो क्या विषय उठाते हैं, वो उठाते हैं जैसा इसने भी कहा, वो उठाते हैं कि वहां पे जब से ये वर्तमान सरकारें केंद्र की उत्तर प्रदेश की आई हैं तब से मुसलमानों का साथ न्याय नहीं हो रहा। अरे कम से कम उनको ये तो बताना चाहिए कि कहाँ पे अन्याय हो रहा है।
भारत में तो एकदम सर्वधर्म सद्भाव जैसी स्थिति है, और भारत के मुसलमान जितने यहाँ पे भाईचारा से रहते हैं उतने दुनिया में कहीं पे ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये बताना तो चाहिए, और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैंने जितना देखा है कि पिछले 7 साल में या उत्तर प्रदेश के 5 साल में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं गरीबों के लिए, चाहे जिसके लिए भी, आवास से लेकर जो भी योजनाएं, उसमें कहीं भी कम से कम मुसलमानों के लिए भेदभाव नहीं किया गया है। जो 3 तलाक का मुद्दा था, ऐसा नहीं कि भारत ने इसको पहले उठा दिया। इस्लामिक देश जहां पे मुल्क हैं जहां शरीयत शासन चल रहा है, ऐसे भी देशों ने 3 तलाक को समाप्त कर दिया कई दशक पहले। तो ये सब भारत में क्यों मुद्दे बनते हैं? तो इसका मैं केवल एक कारण मानता हूं कि यहाँ पे जो वोट बैंक की राजनीति है, सेकुलर के नाम पे जिस तरह की राजनीति की गई, उससे इस तरह के तत्वों को बढ़ावा मिलता है। और जैसे चुनाव में भी हमने देखा, योगी जी कहते थे कि पिछली सरकारों में 700 दंगे और 5 साल में कोई दंगा नहीं। तो जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके कुछ दिन बाद गोरख पीठ पे ही हमले की प्लानिंग बनती है। मैं बिल्कुल वो जानता होगा कि इससे वो बहुत कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, सुरक्षा की मुस्तैद स्थिति है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो हमला कर देता और इस हमले से उसके बाद जो उसके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, जो तमाम लोग हैं, उन पर कैसा मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। राजेश राज जी के पास आएंगे। राजेश राज जी, कैसे देखते हैं जो पढ़े लिखे लोगों का आना? मुंबई IITian था, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने की हुई थी, और ऐसे लोग अगर इस तरह की चीज़ों में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत संकट में है देश, ये माने? नहीं, संकट में देश है, संकट में तो देश रहेगा। संकट में देश इसलिए रहेगा कि जो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को खाद पानी तो संस्कारों में मिल रही है, बचपन से मिल रही है। बचपन से जब उन्हें सिखाया जा रहा है कि तुम सारी दुनिया पे राज करने के लिए आए हो। अभी भी हम तो कई बार हमने डिबेट्स में देखा कि साथी लोग उन्होंने कहा कि आप हमसे क्या बात करेंगे, हमने तो इतने साल तक इस देश पे हुकूमत की है, हम तो हुकूमत करने वाले हैं। तो जब ये हुकूमत करने वाली बात जो है वो बचपन से सिखाई जाएगी, तुम्हें तो हुकूमत करना है, ये तो काफिर हैं, इनको तो मतलब इनको तो ये तो मानते नहीं है, तो इनको जीने का भी हक नहीं है, और हमें इनके ऊपर राज्य करना है। जब ये एक तरीके से ये घुट्टी बचपन से पिलाई जाएगी। आप देखिए, सबसे बड़ी नर्सरी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, एक स्टेट में वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हम तो गए मदरसों में गए और लोगों से बात किया कि ये बताओ तुम लोग मौलवी बनना चाहते हो बच्चों की, डॉक्टर इंजीनियर? उन्होंने कहा हम तो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, देश में योगदान करना चाहते हैं। तो कहीं यहाँ तो खाली तुम मौलवी बनोगे, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल देगा? हाँ सर। तो उन्होंने कहा हमने अपने जितने भी उस स्टेट में जो मदरसे हैं उनको बंद करा करके वहां पर जो एजुकेशन है, जिस एजुकेशन से विकास हो देश का, राष्ट्र का, जहां राष्ट्र के खिलाफ या राष्ट्र के लोगों के खिलाफ कोई नैरेटिव न गढ़ा जा रहा हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि देश तो पहले है ना। देश के बारे में जहां तक बात देखिए आप, तो देखिए आप यहाँ पर आप पाएंगे कि अगर मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा होगा, हॉकी का मैच हो रहा होगा, तो यहाँ पे पाकिस्तान की जीत पे यहाँ पर झंडे फहराए जाएंगे, पाकिस्तान की हार पर वहां पर जो है वो मतलब जो ये जो माहौल है देश के प्रति, कोई कुछ लोग है गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, कुछ लोग करेंगे आपसी सौहार्द की बात। तो आपसी सौहार्द का तो अभाव है। जब भाव इस तरह के रहेंगे अंदर से, तो वो जो नर्सरी वहां से बचपन से संस्कार मस्जिदों में, वहां पर घरों में, परिवारों में, जब वो नफरत के बीज वहां पर बोए जा रहे हैं, तो उन्हें तो जब भी मौका लगेगा, जब भी उन्हें कोई बाहर का कोई एजेंसी, बाहर की एजेंसी जो इसको जो है वो खुरसान मॉडल या कौन से मॉडल में हिंदुस्तान को भी शामिल करना चाहती है, तो वो तो सपना बहुत बड़ा लगता है ना। और जब उस तरह के बड़े सपने इन लोगों को दिखाए जाएंगे तो इनको तो देश से कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो मुर्तजा है, इनको हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब थोड़ी, इनको भारतवर्ष से कोई मतलब थोड़ी, इनको तो जो अपना एजेंडा जो उनको सिखाया जा रहा है उस एजेंडे पे काम करना है। तो इसके बारे में अगर कोई ये सोचता है कि इसमें परिवर्तन आ सकता है, तो परिवर्तन तब आएगा जबकि इस देश के जो लोग जो है वो धर्मगुरु हैं, और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, खासतौर से मैं कह रहा हूँ, जो अलग अलग इदारे हैं, जो कई बरेलवी है, देवबंदी है, और जो अलग अलग इदारे हैं, वहां से जरा ये जो बेसिक जो शिक्षा दी जा रही है, जहां पर कि हम ही श्रेष्ठ हैं और बाकी सबको हमको निपटाना ही है, और निपटा करके वो इन सब चीजों से बचा करके लोगों को जब प्रेम,
राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, मानवता का प्रेम, ये सिखाया जाता है कि तुम धर्म के लिए अगर जान दे दोगे मिलेगा क्या? अगर धर्म के लिए जान दे दोगे तो मिलेगी 72 हूरें। अरे यार 72 हूरों के लिए तुम खामखा दूसरों की भी जान ले रहे हो, अपनी भी जान दे रहे हो। इससे अच्छा तो अपनी जान लगा दो ना देश कुल के मिलाकर लिए। राजेश राय जी माने कि कुछ लोगों की वजह से जो पूरी कम्युनिटी है वो बदनाम होती है और पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कम्युनिटी में अगर ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा ना हो, इस दिशा में सबको मिलकर काम करना चाहिए। वीरेंद्र जी के पास आएंगे, वक्त का अभाव, सीधे वीरेंद्र जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, जैसा कि जी जैसा कि हमने देखा कि इसने जब अपनी बात कही वीडियो में, सीए एनआरसी की बात कही, तो हमने इसके पहले देखा जब ये बिल संसद में आए उसके बाद कई जगह प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर मुंबई हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश में भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ऐसे में तमाम सारे लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, नाराजगी थी इन बिलों से। तो क्या ये माने जो मुर्तजा ने किया है, ये सब जो आपने गिनाया है, शाहीन बाग और एनआरसी, ये तो बहाना है जी। इस्लामिक रेडिकलिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और भारत में ये समस्या ये आजादी के पहले से है और पिछले 40 साल में ये और मजबूत हुई है। और कश्मीर में, पंजाब में क्या हुआ आपने देखा है। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये वेकअप कॉल है। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कोई बड़ी घटना आतंकवाद की जो है ये जिहादियों लोग नहीं कर पाए थे, अब ये घटना हो गई है। तो ये वेकअप कॉल है कि आप जो यहाँ जिन लोगों ने बात की, पता नहीं क्या क्या भाईचारा, ये सब कुछ नहीं होता। भाईचारा ये सब टेक्स्टबुक की बातें हैं। यू हैव टू कैच द बुल बाय हॉर्न, सीधी सी बात ये है। और मैं तो ये कहूंगा कि गोरखनाथ मंदिर को टारगेट इसलिए किया गया कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके का गायों की स्मगलिंग, किस तरीके से अवैध मीट के व्यापार पर हुआ, जिस तरीके से मेरठ में सोटीगंज में जो। तो वीरेंद्र जी ये माने कि जो नाराजगी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुआ करती थी जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने गुजरात दंगों को लेकर, लेकिन जो काम उन्होंने किए अपने कार्यकाल में, सबका साथ सबका विकास, कई योजनाएं, तो उनकी बोलती बंद हो गई। और योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली 2017 में, तो जिन्होंने जो फैसले कुछ लिए, तो शायद ये मुस्लिम कम्युनिटी को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। वीरेंद्र जी देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर घटना है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आईएसआईएस का उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल बन गया। ये खबर अब तक क्यों नहीं लगी इंटेलिजेंस एजेंसीज को? ये बहुत गंभीर घटना है और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं कह रहा हूँ ये वेकअप कॉल है। समय रहते ये बात पकड़ में आ गई, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ पक रहा है। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। और ये कि वो उसको बाइपोलर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, इट्स ए हॉगवॉश। ये केवल जो है ये एक नया विक्टिम कार्ड है और ये केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को मिसलीड करने की एक सोची समझी चाल है। इसमें इसका कोई आधार ही नहीं है। वो आदमी आईआईटी बॉम्बे का केमिकल इंजीनियर है, नौकरी कर चुका है, 6 महीने पहले दुबई गया है। बिल्कुल, आप उसको मनोरोगी कह रहे हैं कि मनोरोगी है नहीं, तो जांच एजेंसियां देखेंगी, मेडिकल रिपोर्ट देखेंगी। आपको इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और सीधा मामला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज का मुद्दा में बात कर रहे थे मुर्तजा की आईएसआईएस कनेक्शन की, क्योंकि जो उसने हथियार का इस्तेमाल किया, बाकी का इस्तेमाल किया, वो आईएसआईएस के वीडियो में नजर आया। इसके अलावा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन, देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे पर भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ये हमला उस दिशा में है? तमाम सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर
और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।